पूरे देश की नजर जिस शख्स पर थी वो हमारे मंच का अगला मेहमान है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर जी का। स्वागत है आपका। आइए सर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत स्वागत है राहुल नार्वेकर जी हमारे सत्ता सम्मेलन के इस मंच पर आपका। और यहीं से सीधे शुरुआत भी करना चाहूँगी, जैसा कि अभी निशांत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर कि दोनों दल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और जो विपक्ष खास तौर पर जिस मुद्दे पर सरकार को घेरता है, वो है असली कौन नकली कौन। कौन है असली शिवसेना, कौन है असली एनसीपी। इसका फैसला आपके पास करने के लिए आप तक आया, फिर आपने अपना एक फैसला सुनाया। लेकिन अब जनता के बीच है ये मुद्दा और इस बार जनता अब उस पर वोट करेगी। कहना ये है विपक्ष का कि देखिए अब फैसला होगा असली, कि कौन असली है कौन नकली है। देखिए, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला ये जनता जनार्दन का ही होता है। और इसीलिए मैंने जो फैसला दिया था वो फैसला कानून के दायरे में रहकर संविधान में दिए हुए प्रावधानों का पालन करते हुए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल 1986 के जो प्रोविजंस है उसका उचित उपयोग करके दिया गया ये निर्णय था। ये निर्णय मैं आज भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये सस्टेनेबल निर्णय है, ये शाश्वत निर्णय है। इसमें कोई भी प्रकार की इन्फर्मिटी या इल्लीगल एक्ट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे उन सब डायरेक्शंस का पालन करके और उसी के अनुसार ये निर्णय दिया गया है। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस निर्णय में कोई बदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि ये निर्णय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत करने में उपयोगी रहेगा। लेकिन विश्वास नहीं होता लोगों को। संजय राउत कहते हैं कि देखिए ये तो यही होना था फैसला, इसीलिए आपको बनाया गया, आप वहाँ थे और इस वजह से यही उम्मीद थी कि यही होगा। संजय राउत जी क्या कहते हैं और उसके ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए ये शायद आप और जनता दोनों जानते हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैंने जब फैसला दिया तब अनेक ऐसे लोगों ने टिप्पणियाँ की, नेताओं ने टिप्पणियाँ की, जिन्हें ये फैसला कन्वीनियंट नहीं लगा था। लेकिन उनमें से एक भी नेता ने, मैंने अनेक बार उन्हें चुनौती दी कि आप मुझे पिन पॉइंट करके बताइए कि मैंने दिए हुए फैसले में ये गलत है या ये स्टैंड जो लिया है वो प्रावधानों के विरुद्ध है या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के विरुद्ध है। कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया है कि उस निर्णय में इन्फर्मिटी या गलत क्या है। केवल बिन बुनियादी आरोप लगाना, ये फैसला तो दिल्ली से लिख के आया था, ये फैसला तो प्री जज था, ये फैसला देने के लिए राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस, जहां 3 होते थे हर अधिवेशन में, वहां 100 कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस चले। सबसे कम डिसरप्शन में चलने वाला हाउस ये राहुल नार्वेकर के टेन्योर में चला। पूरे असेंबली और पूरे लेजिस्लेचर को डिजिटलाइज करवा के 1937 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करवा के एट द क्लिक ऑफ अ बटन जनता तक पहुंचाने का काम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने किया। 22 साल के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र में हुई, वो बहुमान महाराष्ट्र प्राप्त करवा के देने वाला अध्यक्ष राहुल नार्वेकर है। इन सब चीज़ों के वजह से राहुल नार्वेकर को किसी दल ने नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सदस्यों ने अपना नेता, अपना अध्यक्ष चुना।
देखिए, ये वाकई जो आपने काम किया वो कमाल काम किया, और जो आपके नेतृत्व में जब आप विधानसभा अध्यक्ष जो हुआ उसके लिए तो यहाँ पर भी जो मौजूद हैं लोग, मैं कहूँगी कि आप भी ताली बजाएं और कहें कि हाँ वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि फैसला तो हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी फैसला हो गया क्योंकि शिंदे गुट से ज़्यादा सीटें उनको मिली। जो एनसीपी में शरद पवार गुट था उसको ज़्यादा सीटें मिली अजित पवार गुट से। तो वो कह रहे हैं फैसला तो लोकसभा में भी लोगों ने दे दिया, पॉपुलर ओपिनियन यही था, हमारे साथ धोखा हुआ। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो था उससे हमने बहुत कुछ सीख लिया। इस देश में पहली बार फेक नैरेटिव कैसे चुनाव के नतीजों पर असर डालता है वो दिखाई दिया। 400 पार इसलिए चाहिए कि इन्हें संविधान बदलना है, संविधान खतरे में है। ये कंप्लीटली फेक नैरेटिव। आज आप मुझे बताइए, केशवानंद भारती के केस से लेकर आज तक के सभी केसेस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निष्कर्ष लगाया है कि मूलभूत ढांचा संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड। ये सभी को मालूम है, लेकिन एक फेक नैरेटिव निर्माण किया गया और इस फेक नैरेटिव के आधार पर लोगों को गुमराह किया गया। हम हमारी कमी मानते हैं, हम इस फेक नैरेटिव को कंट्रोल और डिमोलिश करने में कहीं ना कहीं कम पड़ गए, और इसीलिए शायद जितनी रिजल्ट की अपेक्षा हमें थी, जितनी यश की अपेक्षा हमें थी, उतनी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये जल्द ही अपने खामियों से सीखने वाली पार्टी है, और इसीलिए आने वाले समय में हम ऐसा फेक नैरेटिव चलाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, और जनता भी अभी ऐसे फेक नैरेटिव पे विश्वास नहीं करेगी। लेकिन नार्वेकर जी, आप ये कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव था, आपने सीखा बहुत कुछ उससे और अब नहीं चलने देंगे, लेकिन आपके साथी सहयोगी शिंदे जी कहते हैं कि देखिए 400 पार का नारा भी नहीं देना चाहिए था, उसने भी इसी नैरेटिव का समर्थन किया, तो वो भी अति महत्वाकांक्षी था और उसने नुकसान पहुंचाया। ये तो हर एक का असेसमेंट है। हमें विश्वास था कि हमें 400 से ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। मैंने कुछ परिस्थितियाँ आपको बताई जिस वजह से शायद हम इन सीटों पे जितनी अपेक्षा थी उतनी नहीं जीत पाए, लेकिन इतना आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि भारत में पंडित नेहरू जी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है। कोई भी दल तीसरी बार लगातार सत्ता में आया है। 15 साल तक देश का विश्वास जीतना, सरकार में रहना, ये साधारण बात नहीं है। जो फेल हुआ बच्चा है वो 35% मार्क लेता है तो उसे बहुत खुशी होती है। जो मेरिट लिस्टर रहता है, जिसे 90% मार्क आते हैं, उसे एक एग्ज़ाम में 80% मार्क आते हैं तो वो निश्चित रूप से दुखी होता है। लेकिन आज जो डिस्टिंक्शन में पास हुआ है उसे आप हारा हुआ कहते हो, और जो हार चुका है उसकी हार को आप मना रहे हो। ये लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र में का जो सब्जेक्ट था, मतलब तमाम जो सब्जेक्ट्स थे अलग अलग राज्यों के अगर देखें तो मार्कशीट में जो महाराष्ट्र का सब्जेक्ट था उसमें नुकसान हुआ बीजेपी को। आपका स्ट्राइक रेट तो शिंदे जी से खराब रहा ना, शिंदे जी का स्ट्राइक रेट तो आपसे बेटर था, 28 सीट लड़कर भी आप उनसे स्ट्राइक रेट में कम रहे, तो 9 सीटें आपने जीती 28 में से। तो ये जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र वाला, वो दिक्कत कर गया आपको वहाँ पहुँचने में मेजॉरिटी मार्क में, तो अब फिर विधानसभा में भी तो वो दिक्कत कर सकता है ना। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा, हमारा आकलन ये है कि फेक नैरेटिव की थ्योरी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें कोई शंका नहीं है कि जितना यश हमें अपेक्षित था उतना हमें मिला नहीं, लेकिन लोकसभा का परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट होगा, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा के 15वीं विधानसभा में युति सरकार, युति महाराष्ट्र में युति कम से कम 175 सीट जीतेगी, और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। और फिर सीएम कौन होगा? सीएम तो अभी हमारे पास एक प्रोसेस रहता है।
हम नॉर्मली टीवी शोज में ये तय नहीं करते कौन सीएम होगा। नहीं, नाम मत बताएं, वो आप तय करिएगा अपनी प्रोसेस के तहत, लेकिन बीजेपी का सीएम होगा ना? नहीं, ये तो हम अलायंस में फाइट कर रहे हैं। ये हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, वो निर्णय लेगी। नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से जब 122 सीटें आपने जीती तो मुख्यमंत्री आपका हुआ। 2019 में मुख्यमंत्री पर ही आप सहयोगी से अलग हो गए, मुख्यमंत्री आपका बनना चाहिए इस बात पर। अब वो अलग मजबूरी हो गई आपकी कि आपने जब शिंदे जी को साथ में लिया तो उनके पास कम सीट, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया आपने। अब तो फ्रेश इलेक्शन है, अब तो सब मैदान में सामने हैं, तो अब जब मैदान में सामने उतरेंगे और आप लार्जेस्ट पार्टी होंगे तो मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का ही होगा ना? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, 2019 के बाद, चुनाव के बाद 14वीं विधानसभा में हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो तय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें चुन के आई थी, तत्कालीन शिवसेना की 55 सीटें चुन के आई थी, लगभग डबल सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ये तय था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जब आदरणीय मोदी जी ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी, ये रैली में कहा था, उसी मंच पे उद्धव ठाकरे बैठकर ताली बजा रहे थे। ये पूरे विश्व ने देखा है, पूरे देश ने देखा है और राज्य ने भी देखा है। नहीं, हम पीछे की बात कर ही नहीं रहे, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि अब फ्रेश स्लेट है, फ्रेश इलेक्शन है। तो अब एकनाथ शिंदे जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर? मुख्यमंत्री का नाम कौन है? ये चुनाव हम गुड गवर्नेंस के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम डेवलपमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम प्रभावी नेतृत्व के नाम पे लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र जी फडणवीस हो या अजित पवार जी हो, ये तीनों बहुत ही सक्षम और प्रभावी नेता है जिन्होंने राज्य को एक नई ऊंचाई दिलवाई है। आज राज्य में जिस प्रकार का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, आज राज्य में आप देखोगे तो समृद्धि हाईवे गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना है। कोस्टल रोड, आपको दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट जाने को 1.5 घंटा 2 घंटा लगते थे, आज 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो। आज अटल सेतु 22 किलोमीटर का एशिया में सबसे बड़ा सी ब्रिज हमने बना के दिखाया है। महाराष्ट्र आज देश का मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट्स प्लेस डेस्टिनेशन है। हमारा मैक्सिमम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आज भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर महायुति ये वापस सरकार पे आएगी। आप ये बता रहे हैं, लेकिन अटल सेतु पे और बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, उस पे याद आया कि आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि ये सब हमने शुरू किया था, ये हमारे काम थे, ये पूरा कर रहे हैं और पूरा भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो पूरे नहीं किए आपने इतने साल में, और जो पूरे किए भी हैं वो उनके शुरू किए हुए और बाकी यहाँ से चले गए, इन्वेस्टमेंट भी चला गया यहाँ से। जब ये सब प्रोजेक्ट्स शुरू हुए ना, तो आदित्य ठाकरे ना ही विधायक थे ना ही मंत्री थे। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, तब ये जो 1980s में प्लान हुए थे प्रोजेक्ट, ये जो अटल सेतु ब्रिज है, ये 1980 में इसके बारे में सोचा गया था और DP में दिखाया गया था, लेकिन असक्षम सरकार ये कर नहीं पाई। और 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने स्वयं सब एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सब परमिशंस फॉलो अप करके इसका DPR व्यवस्थित बनाकर ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाया प्रोजेक्ट। और फिर धोखेधाड़ी से 2019 में 2 साल के लिए जब सरकार गई, तब वापस ये प्रोजेक्ट सब डिरेल हो गए। जैसे मेट्रो, मुंबई मेट्रो 3 का प्रोजेक्ट केवल और केवल अहंकार के वजह से 2 साल डिले हो गया। नहीं तो अगर कारशेड, आप अगर इसको पॉलिटिसाइज विषय नहीं करते तो आज शायद एक, और आज पॉलिटिसाइज करने के बाद आप ना ही इसको सोल्यूशन दे पाए ना ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। उद्धव UBT शिवसेना ये एंटी डेवलपमेंट है, ये एंटी प्रोग्रेस है, ये केवल पेटी पॉलिटिक्स करने वाला एक दल है।
तो फिर हीरो कौन है? अटल सेतु का, इन तमाम प्रोजेक्ट्स का आप कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत की या उनके कार्यकाल में बहुत कुछ आगे बढ़ा, तो फिर देवेंद्र फडणवीस गुड गवर्नेंस का मुख्य चेहरा है, मॉडल है, या एकनाथ शिंदे? जैसे मैंने आपको कहा, सरकार मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में काम करती है। देवेंद्र फडणवीस राज्य के सबसे सक्षम, मेरे अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के सबसे सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर है। महाराष्ट्र में आज तक जितने मुख्यमंत्री बने, जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, मैं समझता हूं देवेंद्र फडणवीस सबसे सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है उन्होंने। और आज मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में भी वह उतनी ही सक्षमता से काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये बात कही है, बीजेपी लगातार अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन अभी गठबंधन में बहुत से आपके अपने कैंडिडेट्स यानी बीजेपी के कैंडिडेट्स जो मेहनत करते रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्हें टिकट नहीं मिला। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हमें भी अफसोस है इस बात का कि सारे लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर पाए क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां हैं। तो गठबंधन की मजबूरियां कहाँ तक हैं? टिकट नहीं मिलने तक ही सीमित रहेंगी? मुख्यमंत्री के फैसले पर भी आप बात साफ नहीं कर रहे, कह रहे हैं गठबंधन में हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बीजेपी गठबंधन की इन मजबूरियों में क्यों फंसी है, क्या वजह है? देखिए, बीजेपी किसी भी चीज में फंसने के वजह से निर्णय नहीं लेती। बीजेपी एक सच्ची नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशन फर्स्ट के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और नेशन को आगे ले जाने के लिए जब जब समविचारी पार्टियों को साथ लेकर काम करने की आवश्यकता है, हमेशा बीजेपी ने बड़ा मन दिखाकर सभी को साथ लेकर ही काम किया है। मैं फिर वापस, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय, कि अगर मुख्यमंत्री, आप अभी भी ये नहीं कह रहे हैं ठोक कर कि अगर हमारे ज़्यादा आएंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा है कि देखेंगे जब आएगी बात तो गठबंधन होगा। तो फिर उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? उनके साथ भी सरकार बना लेते, फिर वही मुख्यमंत्री उनको बना देना चाहिए था, फिर तो झगड़ा ही नहीं होता कोई। ये देखिए, ये बात सिद्धांतों की है। उद्धव ठाकरे जी जो क्लेम कर रहे थे वो साफ पूरा झूठ था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये मेंटेन किया था कि हमारी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, ये तय हुआ था। और इस बात पर उन्होंने अपना रवैया बदलने के कारण शायद भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए मैं समझता हूं कि तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति, इसमें बहुत अंतर है। एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के साथ ऐसा कोई भी अग्रीमेंट या ऐसी कोई भी चर्चा हुई नहीं थी। यानी आप अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे सबसे ज्यादा होंगे विधायक तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, ऐसे ठोक कर नहीं कह रहे हैं, संभल के चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी बात है, जब छाछ पीने का वक्त होता है तब हम छाछ पी रहे हैं, जब दूध पीने का वक्त होता है तब हम दूध पिएंगे। अच्छा, गुड गवर्नेंस पर वापस आते हैं। आपने कहा गुड गवर्नेंस के मॉडल पर हम जा रहे हैं लोगों के पास, तो गुड गवर्नेंस के मॉडल में अजीत पवार आते हैं? गुड गवर्नेंस के मॉडल में निश्चित रूप से अजीत पवार जी आते हैं। अजीत पवार जी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने सक्षम तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट और राज्य के फाइनेंस को संभाला है, और इसमें निस्संदेह आते हैं। तो जनता फिर भूल जाए वो चक्की पीसिंग वाला डायलॉग, भूल जाए सब? बिल्कुल नहीं, जनता कुछ भूलती नहीं है, जनता सब याद रखती है। और ये चक्की पीसिंग का जो डायलॉग है वो 2019 से 2022 तक जिनके साथ वो सरकार में थे, क्या उनको मालूम नहीं था? और एक बात ध्यान रखिए कि विपक्ष होने के नाते
हमें निश्चित रूप से विषय उठाने का अधिकार है, कर्तव्य है हमारा, लेकिन निर्णय देने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, सिवाय लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब कोर्ट्स में लेके जाती है तो केवल न्यायालय इस पे निर्णय दे सकता है। तो इसीलिए यदि किसी ने कुछ गलत किया है, यदि किसी ने कुछ आक्षेपार्थ कार्य किया है, तो उसके ऊपर न्यायालय जो है वो निर्णय लेगी। नहीं, न्यायालय तो निर्णय लेगी, लेकिन जब आप जनता के पास जाकर ये कहते हैं कि ये मुद्दा है, ये हुआ है, ये घोटाला हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सज़ा मिलेगी, हम आएंगे तो हम ये कराएंगे, और फिर उन्हीं के साथ जब आप जाके सरकार बनाते हैं या उनको आप कहते हैं कि ये भी गुड गवर्नेंस का मॉडल है, तो फिर जनता क्या सोचेगी? निश्चित रूप से हमने उस समय जो हमारे सामने चीज़ें आई थी, जो हमारे ज्ञान में आई थी, उन चीज़ों में के ऊपर हमने आक्षेप उठाया था। हमने आक्षेप उठाने के बाद किसी को विदाउट ट्रायल फांसी दो ऐसे तो नहीं कहा था। आज इन्वेस्टिगेशन होकर यदि उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया है तो कायम स्वरूपी हम किसी को अक्यूज्ड को कन्विक्ट तो नहीं कह सकते। तो यही डिफरेंस है। नहीं, लेकिन ये देखिए, बीजेपी जिन मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाती रही है, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लोगों के बीच क्या ये मैसेज गया है कि परिवारवाद का मुद्दा या भ्रष्टाचार का मुद्दा ये सिर्फ चुनाव के दौरान होता है, चुनाव खत्म होने के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहता, जिनके खिलाफ मुद्दा उठाते हैं उनके साथ सरकार बना लेते हैं। परिवारवाद पर तो जो आपकी अभी उम्मीदवारों की सूची है उसी को अगर उठाकर देख लिया जाए तो किसी की भाभी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का दामाद, हर कोई चुनाव लड़ रहा है, तो मतलब वो नैरेटिव ही फेल हो जाता है। तो क्या सिर्फ चुनाव के लिए ये मुद्दे, क्या ये मैसेज है लोगों के बीच में? अभी परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस होगा। ये वो पार्टी है जिसने एक चाय बेचने वाले मामूली इंसान को वहाँ से लेके देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वो पार्टी है जिसने देश की पहली आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का बहुमान दिया। ये वही पार्टी है जिसने साधारण लोगों को केवल उनके कर्तृत्व और ज्ञान के वजह से, जो कभी पंचायत में सदस्य नहीं बन पाया, उसे मुख्यमंत्री बनाया। फर्स्ट टर्म असेंबली में आते हुए किसी को अपना मेरिट देखकर स्पीकर बनाया। ये वो दल है, और इसीलिए मैं समझता हूँ परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना बिल्कुल अनफेयर है। जहाँ तक हो सके, देखिए परिवार आज यदि एक केपेबल लीडर है, उस केपेबल लीडर का यदि एक केपेबल बच्ची या बच्चा है, लड़का या लड़की है, जिसने अपने मेरिट्स प्रूव किए हो, जो पॉपुलर हो, जो कार्यकर्ताओं के साथ रहता हो, उसे चांस देना, क्या ये परिवारवाद है? केवल आप एक लीडर के व्यक्ति चाइल्ड हो, इसीलिए आपको मौका देना, ये शायद परिवारवाद हो सकता है। लेकिन उसका मेरिट इग्नोर करना और उसे डिनाई अपॉर्चुनिटी करना, ये मैं समझता हूँ परिवारवाद से भी ज़्यादा डेंजरस और अनफेयर है। राहुल जी, एक और बड़ा अहम सवाल है कि अभी तक जिस तरह के चुनाव होते रहे महाराष्ट्र में और जिन मुद्दों पर चुनाव होते रहे, इस बार क्या आपको लगता है कि ये चुनाव अलग है? पिछली विधानसभाओं से चुनाव अलग है, क्योंकि पार्टियां भी अलग हो गई, पार्टियों में भी दो फाड़ हो गए। तो क्या ये अपनी अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का चुनाव है? क्या आपके मुताबिक है मुख्य मुद्दा इस चुनाव का? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, क्या यही मुद्दे अहम मुद्दे हैं? क्या लोगों के बीच में भी एक भ्रम की स्थिति है? विचारधारा के स्तर पर भी वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इस विचारधारा के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, उस विचारधारा के लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। तो किस मुद्दे पे हो रहा है चुनाव? देखिए, ये चुनाव जो है, मैं मानता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड पार्लियामेंट असेंबली पॉलिटिकल सिचुएशन है, जहां पे इतने सारे दल कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे
बड़ी बात इसमें ये है कि एक तरफ एक अलायंस है जो आइडियोलॉजिकली सिमिलर है, जो एक आइडियोलॉजी उनकी कॉन्ट्रास्ट नहीं है या उनकी डिस्कनेक्टेड नहीं है, और एक तरफ एक अलायंस है जिसकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है वो सर्टेनली डेवलपमेंट के ऊपर, आइडियोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर चलेगा। नहीं, पर महायुति में भी अजीत पवार जी हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी आपकी आइडियोलॉजी से उतनी ही अलग है जितनी शिवसेना यूबीटी की शरद पवार के से अलग होगी। यूबीटी और देखिए शरद पवार जी की ओरिजिनल एनसीपी की आइडियोलॉजी क्या है ये तो शायद शरद पवार जी भी नहीं जानते, लेकिन इसलिए उनका उदाहरण देना कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। वो आइडियोलॉजी उनकी एक ही है, फ्लेक्सिबिलिटी इज हिज आइडियोलॉजी। पर महाराष्ट्र में तो अभी लगता है सभी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं ना। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आना, ये तो मुझे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के शब्द याद आते हैं, यदि मुझे कांग्रेस के साथ रहकर सरकार बनाने की नौबत आई तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा। ये विचार थे शिवसेना के फाउंडर बाला साहेब ठाकरे जी के, और जिस उनकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल मैच होती थी, हिंदुत्व के बारे में वो कभी कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते थे, और इसीलिए मैं समझता हूँ ये विरोधाभास जो आघाड़ी में दिख रहा है वो निश्चित रूप से युति में नहीं है। आघाड़ी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके मुताबिक महायुति में नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स की पिछले कुछ साल के दौरान, पिछले 5 साल के दौरान जो भी हुआ, उसके दौरान क्या शरद पवार जी की, क्योंकि अभी बात हो रही थी, शरद पवार जी को एक वापस एक लाइफलाइन मिली? शरद पवार जी इस वक्त क्या अपने राजनीतिक करियर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेजेस में इस वजह से पहुंचे क्योंकि देखिए उन्होंने लोकसभा में वापस रिवाइवल भी कराया, जिताया भी, उनसे पूछा गया कि किसके भरोसे आपके पार्टी के नेता खड़े रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं हूँ, और वो खड़े भी रहे और उन्होंने समर्थन भी हासिल किया विदर्भ में या बाकी जगहों पर। अब ये ऐसा क्या लगता है कि महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जैसा स्थिति पैदा हो गई है जो महाराष्ट्र में पिछले काफ़ी समय में नहीं थी? तो बीजेपी की पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस पार्टी भी, शरद पवार भी, क्या उनको आपने एक ताकत दे दी? देखिए, ताकत जनता देती है। आज जनता ने अपनी ताकत किसके पीछे लगाई है हम सब देख सकते हैं। जनता ने 2019 में बीजेपी के 105 विधायक चुन के दिए, एनसीपी के जनता ने 53 विधायक चुन के दिए। ताकत किसके पीछे है? बीजेपी के पीछे है। ये जो परसेप्शन किया जा रहा है ताकत मिली, ताकत मिली, ताकत आंकड़ों से मिलती है और आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? डबल फिगर्स अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो सामने किसी को ताकत मिलने का सवाल क्या आता है? जी, हमारा आखिरी सवाल इस सेशन का, राहुल नार्वेकर जी को आप क्या उम्मीद करते हैं? चुनाव जीतेंगे तो फिर वापस हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे कि कुछ और मंत्रालय, कोई और जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे, कुछ और? चुनाव जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, और जो निर्णय मेरी पार्टी लेगी वो निर्णय मेरे लिए सराखों पे होगा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे कम उम्र का लोगों के तो 5-5, 6-6 टर्म हो जाते हैं, स्पीकर बनने नहीं मिलता है। मुझे तो पहले टर्म में पार्टी ने स्पीकर बनाया। 40 साल के बाद जो मिलना था वो मुझे पहले 5 साल में दिया। और क्या अपेक्षा करूंगा पार्टी की? जो पार्टी सेवा मुझसे अपेक्षित करेगी मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।